बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन और क्या क्या चेंजेस आते हैं एक पर्टिकुलर मैटर में या सब्सटेंस में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब बारी आती है लेक्चर 2 की, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, जो लिंक है उस लेक्चर का वो आपको कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने अभी तक अगर क्लास 10 की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप लोग प्लीज फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको भी एक्सपर्ट पे हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, बीट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? The process of representing a chemical reaction with the help of a symbol or a formula of the substance involved in the reaction is known as chemical equation। ठीक है, अब मैम आपने इंग्लिश में पढ़ दिया, इंग्लिश में तो हम बुक में ही पढ़ लेते हैं, हिंदी में बताइए। सो देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यानी कि रिप्रेजेंट का मतलब यहाँ पे लिखते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन को इस टाइप से लिखते हैं कि जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उस रिएक्शन में उनका हम फॉर्मूला या फिर सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब बारी आती है कि केमिकल इक्वेशन को एक और मतलब एक जस्ट अ पॉइंट है ये, इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये आपने क्यों लिख दिया, तो आ सकता है बेटा एमसीक्यू में या फिर फिलिप्स में आ सकता है। डैश इज नोन एज द शॉर्ट हैंड टाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो क्या होगा? केमिकल इक्वेशन इज नोन एज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, डेट इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इसे हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उनके नाम दिए हैं। अब अगर हम उसे केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को उसके फॉर्मूला लिखने होंगे, यानी कि Zn plus H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आइए। ठीक है, देखो रिएक्टेंट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है। वो सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करता है, हम उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, याद रखना रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट है। ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा क्या? आपका रिएक्टेंट। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट की। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था प्रोडक्ट क्या होता है। वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के बाद बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और अगर हम रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, कभी भी उल्टा मत कर देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्टेंट है तो मैंने उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, और ये प्रोडक्ट है तो मैंने उसे राइट हैंड साइड लिखा है। आप लोगों को बस इतना सा याद रखना है। एक बारी आपको दोबारा समझा देती हूँ मैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप केमिकल रिएक्शन को लिखते हो किस तरीके से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, और किस चीज के आपको सिंबल और फॉर्मूला लिखने हैं? जो सब्सटेंस उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एज इट इज लिख लेना। ठीक है, अब देखो, केमिकल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एक बात बताओ मेरे को, ये शॉर्ट हैंड वाला जिसको समझ नहीं आया, आप अगर ऐसे लिखोगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, ये ज्यादा मुश्किल है लिखना, टाइम कंज्यूमिंग की नीचे वाला। ठीक है, तो डेफिनेटली नीचे वाला। तो अगर ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टी एंड सी हियर मींस टर्म्स एंड कंडीशन। देखो, रिएक्टेंट क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट करेगा और इसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखने वाले हैं। प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के बाद बनता है और उसे हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, अब फटाफट से जरा कॉपी में नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। अब रिएक्शन को हम लोग मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक बार रिएक्शन देखते ही हमें पता चल जाए कि उसकी स्टेट क्या है, उसमें हीट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें प्रेशर अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें। मतलब एक बार रिएक्शन देखो हमें सब कुछ समझ में आ जाए, मैं ऐसा वाला काम
सीखना है आप कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आप कर सकते हो वो होता है हमारा फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना। फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना, अगर मान लो रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसे सॉलिड लिखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता चल रहा कि रिएक्टेंट जो Zn है ये सॉलिड है या लिक्विड है, H2SO4 का नहीं पता चल रहा है सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो कि जो फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हो रिएक्शन में। उसके बाद बारी आती है हीट चेंज की, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर हीट चेंज हो रहा है तो आप जो है उसे इंडिकेट कर दो। अब यहाँ पे नहीं पता चल रहा ना कि हीट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आती है कंडीशंस। अब कंडीशंस में आपको क्या लिखना है कि जो भी अगर मान लो आपने प्रेशर अप्लाई किया है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर अप्लाई किया है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब वन बाय वन हम तीनों इन सिचुएशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल स्टेट। अब अगर एक मतलब रिएक्शन दे रखी है हमें तो हम उसको केमिकल स्टेट वाइज कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको उसके पहले सिंबल्स पता होने चाहिए। सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L से, गैस को G से, एक्वस सॉल्यूशन को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसे हम वाटर के अंदर बनाते हैं, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AQ की फॉर्म में। अब बारी आती है एग्जांपल्स की, बिना एग्जांपल्स के तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो एग्जांपल्स में देखो Mg प्लस O2, हमें पता है कि Mg जो है वो सॉलिड है तो हमने यहाँ पे S लिख दिया है। O2 ऑक्सीजन इज अ गैस, सबको पता ही ये बात, यहाँ पे हमने गैस लिख दिया। और इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो भी हमारा सॉलिड है, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉलिड प्लस गैस गिव्स अस सॉलिड, इस वाली रिएक्शन के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमको पता है कि H यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है H2O। H2O क्या होता है, वाटर, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। अब बारी आती है एक्वस सॉल्यूशन की। तो एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया वो सॉल्यूशन होता है जो कि वाटर से बनता है। सो अब यही वाला एग्जांपल उठा लीजिए, हमारा एक्वस सॉल्यूशन जिसे हमने वाटर की हेल्प से प्रिपेयर किया है। अब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसमें बनता है हमारा जिंक सल्फेट जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, और H2 गैस जो है इवॉल्व हो जाती है। आपको पता होगा कि अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो हम उसे एक इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। सो ये था हमारा कि हम लोग एक फिजिकल स्टेट के अंदर प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हीट चेंज की, और जितने भी कंडीशंस हैं उन सबको भी हम लोग सीखेंगे एक एक करके कि हम लोग कैसे एक रिएक्शन में लिख सकते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग हीट चेंज को कैसे किसी केमिकल रिएक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हीट चेंज होती है तो हमारे पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ये वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व आउट होती है, यानी कि बाहर निकलती है, ठीक है। अब हम इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, या तो हम लिखेंगे प्लस हीट, या हम लिख सकते हैं प्लस एनर्जी, या हम लोग लिख सकते हैं प्लस हीट एनर्जी। कहाँ लिखना होता है, प्रोडक्ट की साइड में, यानी कि एरो के अपोजिट डायरेक्शन में, इट्स मीन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। उसके बाद आती है हमारे दूसरे टाइप की हीट चेंज वाली रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब एक रिएक्शन जो है वो हीट अब्सॉर्ब करता है, यानी कि हीट को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है, ठीक है। हम लोग इसे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे या तो प्लस हीट प्लस एनर्जी और प्लस हीट एनर्जी ऑन रिएक्टेंट साइड। कौन से साइड पे, रिएक्टेंट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। एग्जाम्पल हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हमेशा डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है। किस फॉर्मूले से आई है, इस फॉर्मूले से आई है, यानी कि डेल्टा H। अब यहाँ पे आप लोग एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सेम अगर हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो हमारी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये फॉर्मूला है कि हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट से हमारी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ हीट चेंज के बारे में डिस्कस करोगे। हीट चेंज के बेसिस पे हमारी रिएक्शन दो टाइप की होती है, पहली होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है, और हम उसे इंडिकेट कैसे करते हैं, हम लोगों को लिखना होता है प्लस हीट
प्लस एनर्जी या फिर प्लस हीट एनर्जी। किस साइड लिखना होता है? प्रोडक्ट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। इंडिकेट कैसे करते हैं? हम लोग लिख सकते हैं प्लस हीट या प्लस एनर्जी या फिर प्लस हीट एनर्जी। कहाँ लिखना होता है? रिएक्टेंट की साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद बारी आती है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन हीट, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखना और इससे आपकी जो रिएक्शन है वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अब बारी आती है, अगर हमारी कंडीशन चेंज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो हम उसे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो 2 या 3 हो सकती है। सबसे पहले होती है हमारी हीट और दूसरा होता है प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। अब अगर हीट की बात करें तो हीट जब चेंज होती है, यानी कि जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं एक रिएक्शन में, तो हम उसे डेल्टा यानी कि हीट के साइन से इंडिकेट करते हैं। और कैसे करते हैं? हमें इस डेल्टा की वैल्यू एरो के ऊपर लिखनी होती है। ये रहा एग्जांपल। सपोज एक रिएक्शन है A प्लस बी जिसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है C, तो हम डेल्टा हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है दूसरी कंडीशन की, जो कि होता है प्रेशर या फिर कैटलिस्ट, यानी कि हम लोगों के रिएक्शन में कोई प्रेशर हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैटलिस्ट है और प्रेशर है, हम उसे एरो के ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है A और B जिसमें हम लोग ने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है 300 atm का, ठीक है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके अलावा हमारे पास 2 कैटलिस्ट है ZNO और Cr2O3 और इन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बना दिया है C। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा है कि जब भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं एक रिएक्शन को, तो हम हमेशा हीट सप्लाई को डेल्टा से डिनोट करते हैं और हम उसे एरो के ऊपर लिखते हैं। सेम चीज प्रेशर और कैटलिस्ट अगर हम एक रिएक्शन में यूज करते हैं तो उसे भी हम लोग हमेशा एरो के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट दोनों को, कैटलिस्ट का हमेशा फॉर्मूला लिखना होता है, नाम नहीं लिखना होता है। सो ये सारी कंडीशंस थी जो हम लोगों ने बात की है कि अगर हमें अपनी रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। वन बाय वन एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? चेंज इन स्टेट, ठीक है। हम लोगों को किससे डिनोट करना होता है? सॉलिड से, लिक्विड से, एक्वस से या फिर गैस से। कोई भी रिएक्शन उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नीचे हमें ये लिखना होता है। दूसरे हम लोगों ने क्या बात की थी? टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर इवॉल्व होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी और अगर टेम्परेचर हम लोग हीट अप हो जाता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। ये सारी चीजें। अब बारी आई थी चेंज इन कंडीशन की, तो कंडीशन 2 हो सकती है, या तो हम लोग हीट सप्लाई करें तो हम उसे एरो के ऊपर डेल्टा लिख के डिनोट करते हैं, और अगर हम लोगों का प्रेशर और कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो हम फिर से प्रेशर और कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब बारी आती है, हम लोग अब नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। मैं बोर्ड पे इसीलिए ही लिख रही हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना सको। अब हम लोग डील करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट को। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है और कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, और उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से कौन सी बेटर होती है, कौन सी इक्वेशन कंप्लीट होती है। तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या रिएक्शन क्या होती है? देखो, व्हेन equal amount of atoms of different elements on both sides are present, मतलब कि रिएक्टेंट की साइड पे भी अगर 10 एटम है तो प्रोडक्ट की साइड भी 10 एटम होने चाहिए। इसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बारी आती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड आप लोगों के एटम्स की क्वांटिटी सेम ना हो। सपोज अगर रिएक्टेंट पे 5 प्रोडक्ट है तो 5 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 6 है, या फिर रिएक्टेंट में 10 एलिमेंट्स हैं या फिर एटम्स हैं और प्रोडक्ट में आपके 4 रह जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन को हम स्केलेटल रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब
मतलब एक टाइप से ढांचा है ये, ठीक है। अब बारी आती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से कौन सी बेटर होती है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बेटर होती है एज कंपेयर्ड टू अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स सेम नहीं है तो कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो एटम्स हैं उनको हम सेम कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपनी डेफिनेशंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यूबी का मतलब यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं कि आपकी रिएक्शन में कौन से एलिमेंट है। उसके बाद आपको ऊपर लिखना है रिएक्टेंट, साइड में प्रोडक्ट, और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक एक करके हमें लिखना है कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं हमारे रिएक्टेंट साइड पे। तो कुछ यही सीन है। और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें, देखो ये सेम है, क्लोरीन भी सेम है, बट हमें ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करना होगा, ठीक है। आप ऑक्सीजन को बैलेंस आउट हम कैसे करेंगे, अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे अगर आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आप कैसे ये डिसाइड करने वाले हो, जल्दी से बताओ मेरे को, कैसे करोगे ये डिसाइड। तो आपको क्या करना है, देखो अब आपको एक और टेबल बनाए जिसमें हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो है एटम्स के नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों को ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है इसे हमें बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना है, बैलेंसिंग। और बैलेंस करने के बाद क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, वो बन जाएगी हमारी KClO3 KCl प्लस O2। अब आप बोलोगे हम सेम लिख दिया आपने इक्वेशन, नहीं हमने सेम नहीं लिखी, अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगी, ठीक है। अब बारी आती है ये देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आप लोग 3 को और 2 को आप कैसे इक्वल ला सकते हो, किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो कि आपकी रिएक्शन यानी कि 3 और 2 सेम हो जाए। तो क्या कर सकते हो आप लोग एक काम कर सकते हो कि जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो प्रोडक्ट वाली साइड है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों 5 से 6 आएगा, है ना। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एटम्स डिफरेंट है बट एलिमेंट सेम है। इसका मतलब हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस आउट हो जाए। तो अब क्या बन गया हमारा, यानी कि हमारे रिएक्टेंट साइड पे भी जो है 2 प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास टोटल 3 यानी कि 6 एटम्स है एक साइड पे। अब रिएक्शन कैसे हो जाएगी, तो आपको देख दिया गया पे KClO3। अब ये चीज ध्यान रखो, आपने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखो हमने इसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपको KClO3 के 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और बैलेंसिंग के बाद देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूके चले जाएंगे KCl के, बट ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 into 2 4 होता है ना, बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है प्रोडक्ट की साइड, तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारी 3। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया कैसे करते हैं, देखो एक बार दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आप लोग लिखने वाले हो सारे के सारे एटम्स और कितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे आप लोग जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू सेम कर सको। सो वो कैसे होगी, अब देखो आप लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि हमारे पास पोटेशियम और जो क्लोरीन है वो बैलेंस्ड आउट है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको सेम नंबर चाहिए, यानी कि आप लोग 3 की मल्टीप्लाई और 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे। अब क्या होगा, हमारे पास बन के आ गया इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बट अब जो है
हमारे पास ये बल्क में प्रेजेंट है तो हमें पूरी की पूरी रिएक्शन को इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट करना है। सो हमने क्या किया, हम लोगों ने कन्वर्ट की है हमारी दिस पोटेशियम और क्लोरीन को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल जो टेबल है हमारी बैलेंस इक्वेशन की वो बन के आ गई है कि हमारे पास 2 तो पोटेशियम के एटम्स हैं इन प्रोडक्ट साइड एज वेल एज इन रिएक्टेंट साइड, 2 क्लोरीन के हैं और 6 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। अब इस सारी गणित को हमें इस इक्वेशन में पुट करना था, ठीक है। तो आपको पता है KClO3 है, यानी कि हमारे पास टोटल 2 मॉलिक्यूल तो पोटेशियम के होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के होने चाहिए और 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के होने चाहिए। और आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, यानी कि आप 2 एलिमेंट्स उठा लोगे अब KClO3 के। उसके बाद प्रोडक्ट साइड को भी आपको बैलेंस करना है। सो आपके पास टोटल कितने KCl है, 2 KCl है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया और कितनी ऑक्सीजन है 6, तो 3O2 इज योर ऑक्सीजन। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। सो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। 4 प्लस O2 को हमने CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट किया है। सो अब ये जो रिएक्शन है ये आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड है, हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के बाद हम इसे बना देंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि आपको सबसे पहले लिखने हैं सारे एटम्स के नाम। हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कार्बन के कितने प्रोडक्ट हैं, हम एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं 1। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट में 4 और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 2। उसके बाद बारी देती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2 रिएक्टेंट साइड पे और 1 है हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे। अब हमारे पास जो कार्बन है वो तो बैलेंस्ड है, बट हमारे पास हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी करनी है बैलेंसिंग। तो आप कैसे कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे ना टोटल 3 ऑक्सीजन है, मैं भूल गई थी, यहाँ पे हमारे पास कार्बन में भी ऑक्सीजन है। सो अब आप इसे बैलेंस आउट कैसे कर सकते हो, चलो मेरे साथ करो। देखो CH4 प्लस O2 ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, CH4 प्लस O2। अब हमें देखना है कि ये हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम क्या इसे 3 से मल्टीप्लाई से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे फिर हमारे पास टोटल। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे प्रोडक्ट की साइड पे कितने मॉलिक्यूल आ चुके हैं, हम 4। आ रही है बात समझ में। अब बारी आती है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे 4 मॉलिक्यूल हो चुके हैं। बारी आती है प्रोडक्ट साइड की, तो अब हमें इसे बैलेंस आउट करना है। प्रोडक्ट साइड पे जो H2O है उसमें हम लोगों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, CO2। अब देखो एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे, वी डोंट नीड टू बैलेंस इट। हमें क्या बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और हमें पता है कि वाटर में हमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम वाटर के फॉर्मूले को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 4 की 4 ऑक्सीजन यहाँ आ चुकी है और ये 2 बची हुई 2 ऑक्सीजन हम लोगों ने इस ऑटो में कंप्रेस कर दी। समझ में आ गई बात। सो ये थी हमारी एक और केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग चलो एक और जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में चलो हम लोग लेते हैं Fe प्लस H2O, it gives us FeO4 Fe3O4 प्लस H2। हमें इसे बैलेंस है। उसके बाद बारी आती है, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बट हमें कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 4 की। तो कैसे कर सकते हो आप इसे डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई क्या, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, बट यहाँ पे आप टोटल कितनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो चुकी है 8 और यहाँ पे कितनी बची है सिर्फ 2। तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। इट्स टू सिंपल। समझ में आ रहा है आपको। देखो दोबारा देख लो एक बारी, हमारे पास आयरन था जिसके हमारे पास एक ही एटम है, उसके बाद हमारे पास H2O था जिसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया है Fe3O4 प्लस H2 में, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है तो आयरन एक ही है बट यहाँ पे आयरन 3 है, तो इसे डायरेक्ट हम लोग 1 मिनट मार्कर चिप का कलर चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब क्या हुआ, 3
एटम्स जो है आयरन के हमारे रिएक्टेंट साइड पे और 3 ही प्रोडक्ट साइड पे है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बट हमें यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन जो है वो तो बैलेंस आउट है, बट ऑक्सीजन बैलेंस आउट नहीं है। तो अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 4 ऑक्सीजन चाहिए हमें प्रोडक्ट में, तो हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 into 2 यानी कि 8 मॉलिक्यूल हो चुके हैं हमारे पास H2 के, तो हम डायरेक्ट इसे यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बारी आती है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। फटाफट से लिख लीजिए, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसे आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अपने एनसीईआरटी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपको दी गई है उन सबको बैलेंस करना। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक लेंगे, वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर क्या होता है, मैटर वो सब्सटेंस होता है या फिर वो एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसका खुद का मास होता है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब अगर मैटर ही हम नहीं बना सकते तो मतलब मास भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा एक केमिकल रिएक्शन में। सो क्या बोला गया है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अभी लैंग्वेज देख लेते हैं। द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया है, बहुत सिंपल सा है, H2 plus Cl gives us 2HCl। अब इस वाली रिएक्शन में हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। यहाँ पे 2 मोल है हाइड्रोजन के, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 into 2 कर दिया। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है और हमारे पास यहाँ पे 2 क्लोरीन है, हमने इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, इसे आप ज्ञात ऐसे लिख लीजिए 1 into 2 एंड 71.0। अब बारी आती है कि अगर आप 35 into 2 करोगे, 35 into 2 तो वो आता है हमारा 71। ठीक है, और प्लस 2 73 एंड 73 समझ आ गया। सो दैट्स फटाफट से नोट्स बना लीजिए, फटाफट एनसीईआरटी उठा के पढ़ लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप लोगों से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्वेश्चंस जो है वो बन जाए। ठीक है, अगर नहीं बनता है फिर भी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बहुत सारे अमेजिंग से क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अब तक अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देख लेना, क्योंकि आधी अधूरी स्टडीज जो है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया और ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो और मेरी बोली हुई हर एक बात समझ आ गई हो तो बी एक्सपर्ट को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको भी एक्सपर्ट पे क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो। ठीक है, हम ऑलरेडी हमारे 5 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, यानी 5 सब्जेक्ट आपको एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं एंड हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया जिसके अप्रॉक्स आई थिंक 3 लेक्चर आ चुके हैं। ठीक है, अब स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी और कीप स्टडिंग, डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।